में अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड ऑडिटर। तो ये बताता है ये चैप्टर कि कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या मेंटेन करना होता है, किस फॉर्मेट में मेंटेन करना पड़ जाता है। कंपनी के अकाउंट्स का फॉर्मेट आप जानते हो, कंपनी बैलेंस शीट का। वो सब चीज का बात करेगा, कितना दिन तक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, किसका जिम्मेदारी है मेंटेन करना, और कौन ये बुक्स ऑफ अकाउंट देखता है आपका, किसको किसको जाता है ये बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए। साथ में पढ़ेंगे आपको किस कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, कितना दिन के लिए अपॉइंट करना पड़ता है, और ना कौन ऑडिटर कैसे रिटायर होगा, नया ऑडिटर कैसे आएगा, कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता ऑडिटर, ये सब कहानी इसमें आएगी। तो देखो सबसे पहले बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, उसका मतलब बताया। द शेयर होल्डर वुड लाइक टू नो हाउ द फंड अवेलेबल विद द कंपनी हैव बीन यूटिलाइज्ड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, आपको ये बताता है कि आप पूरे साल कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट किए, कहाँ कहाँ कैसे खर्चा किए। ये किसको जाता है, जनरली देखो ये शेयर होल्डर के लिए जाता है। जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा ना कंपनी का, साल में एक बार, उसमें ये उसके पहले नोटिस के साथ, मतलब एजीएम जब हो रहा है तो उसका नोटिस दिया जाता है शेयर होल्डर को। उस नोटिस के साथ आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी दे देते हो, ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ताकि शेयर होल्डर उसको देख के आए और समझ के आए और उसको कुछ क्वेश्चन हो तो वो पूछ सके। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर होल्डर को जाता है। सेकंड पॉइंट में देखो क्या लिखा, दैट इज व्हाई द कंपनी एक्ट मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर कंपनी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड मेक अवेलेबल टू द मेंबर एसेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेंट देयर द एनुअल अकाउंट्स। जिसमें बैलेंस शीट और पीएल का बात की है, इसीलिए ये ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में मेंटेन होना चाहिए, और वो सब शेयर होल्डर या मेंबर लोग को जाना चाहिए एनुअल अकाउंट्स के रूप में, जिसमें आपका आगे एक तरीके से देखा जाए तो बैलेंस शीट, पीएल, इसके अलावा भी हम एक दो चीज बोल देते हैं, पूरा नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो, ऑडिटर रिपोर्ट होता है उसके साथ एक, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी एक रिपोर्ट होता है। तो ये सब चीज मिला के उसको अपन बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये सब पूरा कॉपी हो गए जाते हैं। तो ये सब चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती हैं। अब प्लेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पर रखना पड़ेगा आपको, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर समय अवेलेबल अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। अच्छा, कंपनी खाली ये बैलेंस शीट, पीएल मेंटेन नहीं रखेगा अपने पास, शेयर होल्डर को यही भेजता है, बाद बाकी जितना बिल है, जितना इनवॉइसेस है, जितना अदर डॉक्यूमेंट है, वो सब भी वहाँ फाइल मेंटेन रहना चाहिए। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट इट्स registered office. However, all other books of accounts may be kept at such other place in India as board of director may decide. When the board so decide, the company is required within 7 days of such decision to file with the registrar a notice in writing giving full address of other that place. Form AOC 5. अब देखो तुम्हारा कंपनी का जो बोर्ड है वो ये डिसाइड कर रहा है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं कहीं और रखेंगे। तो ये बात आरओसी को 7 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, जैसे ही वो डिसीजन पास हुआ कि हम कहाँ पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख के रख रहे हैं। तो ये था इसका मेन पॉइंट। अब आता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन द कंटेंट ऑफ बुक्स ऑफ, ये हम लोग सब जानते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ से मनी आया, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर किए, सेल परचेज का पूरा डिटेल, एसेट लायबिलिटी का पूरा डिटेल, कंपनी किस टाइप का प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज है, कंपनी का क्या मेन प्रोसेस है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ बताना पड़ेगा। देखो जनरली अकाउंट्स मेंटेन किस फॉर्मेट में होगा, एक्रूअल बेसिस पे होगा और डबल एंट्री सिस्टम में होगा। यानी कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर सकता, कंपनी कैश बेसिस में अकाउंट मेंटेन नहीं करता, कंपनी एक्रूअल बेसिस में करता है। एक्रूअल और कैश का डिफरेंस जानते हो? हाँ, तो वो मेंटेन करना कंपल्सरी है। देखो यहाँ पे यही दोनों बात को इलाबरेट किया कि एक्रूअल कंसेप्ट में होना चाहिए और डबल एंट्री सिस्टम में होना चाहिए। अब आता है इंपॉर्टेंट बात, इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट बाय डायरेक्टर्स। देखो कंपनी का डायरेक्टर्स को यह हक है कि वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सके, सारे डायरेक्टर्स। तो देखो यहाँ फटाफट क्या बात लिखा, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स आर प्रिपेयर्ड शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एवरी डायरेक्टर ड्यूरिंग बिजनेस आवर। द बुक्स एंड पेपर्स का यहाँ पे मतलब है अकाउंट्स पूरा, मतलब वही बैलेंस शीट, पीएल, नोट, सब कुछ। डीड्स अगर कोई साइन किए हैं तो, कोई वाउचर्स है तो, कोई अदर रिटन डॉक्यूमेंट है तो, सब कुछ चेक कर सकता है।
और कौन कौन सा डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर भी कर सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कर सकता है, प्रमोटर भी कर सकता है, होल टाइम भी कर सकता है, मतलब कोई भी टाइप का डायरेक्टर ये चेक कर सकता है। A director of the company can inspect the books of account subsidiary of the subsidiary only on authorization by resolution of board of director। अच्छा, तुम अगर मेरी कंपनी में डायरेक्टर हो, नीरज लिमिटेड में, नीरज लिमिटेड में शुभांगी एक डायरेक्टर है। हाँ। अब नीरज लिमिटेड एक कंपनी का होल्डिंग कंपनी है, नीरज लिमिटेड एक दूसरी कंपनी का होल्डिंग कंपनी है। हाँ। यानी दूसरा कंपनी नीरज लिमिटेड का सब्सिडियरी है। हाँ। तो शुभांगी लिमिटेड क्या उस सब्सिडियरी बुक का कंपनी का भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकती है? हाँ, अगर रिजोल्यूशन पास होता है वैसा तो। अच्छा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिजोल्यूशन पास होगा, ऑथराइजेशन मिलेगा, तभी जाके चेक कर सकती है। ओके। मतलब मेरे कंपनी में एक रिजोल्यूशन पास होगा नीरज लिमिटेड में, जिसमें शुभांगी को ये पावर दिया जाएगा कि सब्सिडियरी बुक्स को, कि सब्सिडियरी का जाके बुक्स चेक कर सके। ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कंपनी है ना। हालांकि मेरा सब्सिडियरी है तो क्या हुआ, उसका पूरा बिजनेस प्रोसेस सब कुछ अलग है, उसके भी डायरेक्टर्स हैं। A director of the company can inspect ये हो गया। When any other financial information maintained outside the country is required by any director, the director shall furnish a request to the company setting out the full detail of the financial information short and period for which such information is short। अगर तुम एज ए डायरेक्टर कंपनी के, मान लो कंपनी का फॉरेन वेंचर भी है, हाँ। और तुम वहां का भी बुक्स ऑफ अकाउंट देखना चाहते हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो वहां से, तो तुमको इसके लिए पहले नोटिस देना पड़ेगा, कंपनी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि तुमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट वहां से नहीं मंगाया जा सकता। तो तुमको पर्टिकुलरली कोई इन्फॉर्मेशन अगर जानना है तो तुम वो इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से नोटिस दे के बोलो, तब तुमको वो इन्फॉर्मेशन वहां से अवेलेबल होगा। और कितना दिन में अवेलेबल होगा? जिस दिन तुम रिक्वेस्ट करोगे उसके 15 दिन के अंदर। द डायरेक्टर सीक द इन्फॉर्मेशन ओनली इंडिविजुअली, नॉट थ्रू द अटॉर्नी और होल्डर ऑफ एनी एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टर को खुद मांगना पड़ेगा, उसके बिहाफ में कोई उसका एजेंट मांग रहा है, कोई उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मांग रहा है, वो सब नहीं चलेगा। डायरेक्टर को खुद मांग के देखना पड़ेगा इसे। अब आता है पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन। ये बुक्स ऑफ अकाउंट कितना साल तक मेंटेन रखना पड़ेगा? 8 years तक। मान लो 2010-11 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अब आप चेक करना चाहते हो और कंपनी बोलता है अवेलेबल नहीं है, तो फिर जरूरी भी नहीं है अवेलेबल होना। क्योंकि 10-11 मतलब आज 11 साल बीत गया उस बात को। तो अब कोई जरूरी नहीं, 8 साल तक हाईएस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना ही पड़ेगा। 8 साल पुराना डॉक्यूमेंट सब अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि ऐसे तो कंपनी में फिर एक कूड़ा घर बन जाएगा पूरा। कितना बड़ा स्टोर रूम बनाएंगे। तो इसलिए 8 साल तक का हाईएस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट रखना कंपलसरी है। इसमें यही काम का बात है। Where an investigation has been ordered in, ये लास्ट वाला पॉइंट काम का है। Where an investigation has been ordered in respect of company, the central government may direct that the books of account may be kept such period 8 years। अगर मान लो इस साल का कोई इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, मान लो 2017-18 का इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, 2017-18 का 8 साल कब कंप्लीट होगा? 18-19, 20-21, 21-22, 23-24, 22-23, 23-24, 25-26, 27-28, 28-29। ठीक है। अब लेकिन मान लो अभी 4 साल बीता है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया कि इस कंपनी का 2018-19 का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ये बुक आप जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो तब तक ये बुक डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। अब आप बोलोगे मेरा तो 8 साल खत्म हो जाएगा तब हम खत्म कर देंगे बुक्स, नहीं चलेगा, क्योंकि आपके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसको आपको लंबा पीरियड भी रखना पड़ सकता है। जिस साल में इंस्पेक्शन चल रहा है उस साल का डॉक्यूमेंट। हाँ, जिस साल का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब मान लो अचानक अभी 20-21 चल रहा है ना, 21-22, अभी 21-22 में अचानक सेंट्रल गवर्नमेंट बोला 18-19 का नीरज लिमिटेड का बुक्स का इंस्पेक्शन होगा, तो अभी तो 4 साल बीता है 18-19 को। और 4 साल बीतने के बाद हम नॉर्मली बुक्स को खत्म कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं कर पाएगा 18-19 का बुक खत्म 4 साल के बाद भी, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा तब तक रखना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है ना, गवर्नमेंट को डाउट है तभी तो इन्वेस्टिगेशन लगाया है। अब इन्वेस्टिगेशन के पहले हम बुक खत्म कर देगा तब तो हम चोरी बदमाशी कर रहे हैं, मतलब नॉट अलाउड। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बुक्स, किसका जिम्मेदारी है ये बुक्स ऑफ अकाउंट को ठीक से मेंटेन रखने का? एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या फिर एनी अदर पर्सन जिसको बोर्ड ये पावर दी है या बोर्ड ये ड्यूटी दी है। इनमें इनके ऊपर कंपल्सन है। इनमें से कोई ये नहीं बोल सकता ये तो मेरा काम नहीं है। एमडी ये नहीं बोल सकता अरे ये तो अकाउंट डिपार्टमेंट देख रहा था, हमको क्या पता बुक्स ठीक से है कि नहीं। नहीं, मेंटेनेंस का जिम्मेदारी एमडी का भी है, होल टाइम डायरेक्टर का भी है।
अच्छा, होल टाइम डायरेक्टर में क्या सारे डायरेक्टर नहीं, जो चार्ज time. ऑफ फाइनेंस है। अच्छा। अपने यहाँ पे 8 डायरेक्टर है, हम्म, 8 में से 2 डायरेक्टर ऐसे हैं जिनको अकाउंट डिपार्टमेंट का हम लोग काम दे के रखे हैं पूरा, अच्छा। तो उन 2 के ऊपर जिम्मेदारी होगा ना। अब दो को हम प्रोडक्शन या 2 को सेल्स का काम दे के रखे हैं देखने के लिए। सारे डायरेक्टर सारा काम नहीं देख सकते ना, हाँ। तो हम लोग एक एक को एक एक डिपार्टमेंट का हेड बना के रख दिया, तो वो उसी के लिए जिम्मेदार होगा ना। अच्छा। हाँ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो तो अकाउंट्स के लिए जिम्मेदार हो गई। हाँ, एमडी तो ओवरऑल सबके लिए जिम्मेदार होगा। हाँ। और जो कोई अदर मान लो कोई ऑफिसर है तुम्हारे यहाँ पे जिसको तुम अकाउंट डिपार्टमेंट का ड्यूटी दे के रखे हो, तो उनको भी मेंटेन रखने की जिम्मेदारी है। अगर ये डिफॉल्ट करते हो हाँ। तो नॉट लेस देन 50,000 एंड एक्सटेंड टू 5 लाख तक का फाइन है और 1 साल तक का जेल भी है, ओके। इनमें से कोई भी ऑफिसर को। मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब आज की डेट में ये ऑनलाइन भी रखने का बात आ गया, ये ऑप्शनल है। हाँ। आप फिजिकली आपको रखना ही पड़ेगा, अच्छा। ऑनलाइन भी आप रखना चाहते हो आपका चॉइस है। आप ये नहीं बोल सकते मेरा तो सब कुछ ऑनलाइन ही है, फिजिकली कुछ नहीं है। फिजिकल रखना कंपलसरी है। हाँ, ऑनलाइन आपका ऑप्शन के ऊपर है। रूल 3 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स, सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलेवेंट बुक्स ऑफ पेपर मेंटेन इन इलेक्ट्रिक मोड शेल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया सो एज टू बी यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट यूज। अगर ऑनलाइन मोड में मेंटेन कर रहे हो आप, तो वो ऑनलाइन एक्सेस इंडिया में अवेलेबल रहना चाहिए हमेशा। आप ये नहीं बोल सकते ऑनलाइन फॉरेन में। हाँ, ऑनलाइन फोटो में मतलब? आप बोलो मेरा सारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, मेरा सारा डॉक्यूमेंट लैपटॉप में है, ये तो ऑनलाइन ही हुआ ना। हाँ, हाँ। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पे नहीं बोला है, ऑनलाइन मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, या सीडी में है, पेन ड्राइव में है, लैपटॉप में है, डेस्कटॉप में है। हाँ। लेकिन वो सारा फॉरेन में, इंडिया में नहीं है। अच्छा, अच्छा। ये नहीं हो सकता। इंडियन कंपनी हो तो इंडिया में उससे एक्सेस अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन रिकॉर्ड सेल रिटेन्ड कंप्लीटली इन द फॉर्मेट इन विच दे वेर ओरिजिनली जनरेटेड, सेंड और रिसीव्ड, और in format which shall present accurately the information generated, sent or received, and the information contained in electronic record that shall remain complete and unaltered. आप ओरिजिनल फॉर्मेट में हमेशा रखोगे, उसको ऑल्ट्रेशन करने वाला डॉक्यूमेंट नहीं रखोगे। द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ब्रांच ऑफिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला पॉइंट बेकार था। द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ब्रांच ऑफिस shall not be altered and shall be kept in a manner which shall be depicted with the originally received from the branches. जिस फॉर्मेट में आपको ब्रांच से मिला है उसमें मेंटेन रखोगे, उसको अल्टर नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप ब्रांच अकाउंट को अल्टीमेटली फाइनली अपने अकाउंट में मर्ज कर देते हो ना। हाँ। 10 तो ब्रांच है, 10 ब्रांच का अलग अलग सैलरी का फिगर था, 10 ब्रांच का अलग अलग रेंट का फिगर था, सब अल्टीमेटली आप अपने फाइनल पीएल में डाल देते हो ना। हाँ, हाँ। 10 ब्रांच में अलग अलग मशीन था तो फाइनली अपने बैलेंस शीट में डाल दोगे ना, सारा मशीनरी ऐड करके, हाँ। तो वो तो आपका मर्ज हो गया। आपको अचानक बोलेगा हमको दिल्ली ब्रांच का डिटेल देखना है, आप बोलोगे वो तो नहीं है, उसको अलग से भी रखना पड़ेगा ओरिजिनल फॉर्मेट में। द इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड इन द लेजिबल फॉर्म। कभी भी उसको कहीं भी डिस्प्ले करने का बात आए तो आप ये नहीं बोल सकते वो तो ऐसा फॉर्मेट में है कि उसको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं। मतलब प्रॉपर वे में ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे भी आप उसको डिस्प्ले कर सको। मान लो कोर्ट रूम में केस आ गया तो कोर्ट में तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट या ऐसा कोई फॉर्मेट होना पड़ेगा ना जिसको आप स्क्रीन पे ला सको। ऐसा कोई फॉर्मेट में जो स्क्रीन पे नहीं आ सकता तो नहीं चलेगा। There shall be a proper system for storage, retrieval, display और प्रिंट आउट इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज द ऑडिट कमिटी। हम लोग को ये वर्ड बड़ा अजीब लगता है, ऑडिट कमिटी मतलब ऑडिटर लोग का टीम। हाँ। नहीं, एकदम दिमाग में सेट कर लो, ऑडिट कमिटी कंपनी का इंटरनल एक टीम होता है, डायरेक्टर लोगों का। मेरे यहाँ मान लो 11 डायरेक्टर है, हम 3 डायरेक्टर को एक ऑडिट कमिटी का टीम बना दिया। डायरेक्टर में से ऑडिटर तो आगे ऑडिट करेगा ही बेटा, लेकिन एक इंटरनली भी तो हर समय चेक रहना चाहिए। मतलब ऑडिटर सेपरेट है, ऑडिट कमिटी डायरेक्टर में है। ऑडिट कमिटी डायरेक्टर का ही एक टीम बना दिया और उन 3 को बोला कि आप लोग टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन, चेकिंग ये सब पे नजर रखोगे, ताकि जब ऑडिट हो तो उसमें ज्यादा गड़बड़ी मिलने का स्कोप ही नहीं है। क्योंकि ऑडिटर के सामने गड़बड़ी मिलेगा तो दिक्कत का बात है ना, वो तो रिपोर्ट में लिख देगा, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बोलेगा कंपनी का इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल मैनेजमेंट ही बर्बाद है।
कितना गलती मिलता है ऑडिटर को? हेलो, हेलो। हाँ वॉइस आ रहा है? आपका वॉइस बहुत दब जा रहा है, क्या बात है? क्यों? हेलो। आपका वॉइस लेकिन बहुत अचानक से ऐसा लग रहा है कि कम हो गया। आपके हेडफोन वगैरह कुछ यूज नहीं कर रहे हो क्या? अरे मेरा कैट वो लैपटॉप में उड़ गया था अभी 2 मिनट पहले। क्या उड़ गया था? मेरा कैट है ना, वो लैपटॉप में उड़ गया था। ओ अच्छा ठीक है। हम बोल रहे हैं तो यहाँ अभी पर ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात कि आपको प्रॉपर वे में स्टोरेज, रिट्राइवल, डिस्प्ले का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रखना पड़ेगा। ऑडिट कमेटी कभी भी वो रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। शेयर किया। और द बैकअप ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे हो तो उसका बैकअप भी रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मेरा पेन ड्राइव में था, पेन ड्राइव भी खराब हो गया, हाँ। नहीं चलेगा। प्रॉपर बैकअप ऐसा हो कि कहीं से भी उसको वापस लाया जा सके। द बैकअप ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी मेंटेन इन इलेक्ट्रिक मोड इंक्लूडिंग एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इफ एनी शैल बी केप्ट इन सेवरल फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया। अगर इंडिया के बाहर का ब्रांच है, वो लोग ऑनलाइन मेंटेन कर रहे हैं सब कुछ, बट आपके यहाँ पे प्रॉपर बैकअप रहना चाहिए उसका। आप ये नहीं बोल सकते फॉरेन ब्रांच में सब डेटा था, अचानक वहीं का सिस्टम क्रैश कर गया और सब उड़ गया। बैकअप इंडिया में होना चाहिए उसका। द कंपनी शैल इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एनुअल बेसिस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अगर सब कुछ ऑनलाइन मेंटेन कर रहे हो तो आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है ऑनलाइन, ये आरओसी को बताओगी। आपका आईपी एड्रेस होता है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, वो एड्रेस जो है वो बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। किस लोकेशन में आपका पूरा सर्विस, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कहाँ रहते हैं। मान लो हम एक एग्जांपल बोलते हैं, हम टैली सर्विस यूज कर रहे हैं, टाटा टैली, तो अब मेरा वहाँ कहाँ पे ऑफिस वगैरह सब पता करना पड़ेगा ना, तो वो सब इंफॉर्मेशन आरओसी को होना चाहिए। और आज की डेट में एक नया चीज आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उसके लिए भी कहानी दे दिया। देखो, वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स ऑफ पेपर आर मेंटेन्ड ऑन क्लाउड, दैट इज आई क्लाउड या ओजेंटेल या फिर जेनपैक्ट, सच एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो उसका भी प्रॉपर एड्रेस होता है ना, आईपी एड्रेस, वो सॉरी आईपी एड्रेस नहीं, सर्वर एड्रेस, वो सर्वर एड्रेस भी आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। तो ये पूरा ऑनलाइन के लिए मतलब इंफॉर्मेशन था। नॉर्मल बात था कि सब कुछ फिजिकली प्रिंटेबल फॉर्मेट और इजीली एक्सेसिबल और डिफरेंट जगह बैकअप उसका अवेलेबल होना चाहिए। और तुम अगर ऑनलाइन वे में मेंटेन करे तो तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर का डिटेल, आईपी एड्रेस, है ना सब आरओसी को बताना पड़ेगा। अब आते हैं ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स के बारे में। The branches of the company in any India outside India shall also keep the books of accounts in the same manner. ब्रांच भी वही फॉर्मेट यूज करेगा जो हेड ऑफिस कर रहा है, ताकि मिक्सिंग इजी हो। और ब्रांच क्वार्टरली या जैसे भी एक होता है, क्वार्टरली ब्रांच अपना समराइज अकाउंट क्वार्टरली रजिस्टर्ड ऑफिस को भेज देगा। अच्छा। तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ना, कि मुझे मालूम मेरा हेड ऑफिस कोलकाता में ही है, लेकिन मेरा दिल्ली में भी ब्रांच है, मेरा कानपुर में भी ब्रांच है, मेरा अहमदाबाद में भी ब्रांच है। हेड ऑफिस को सब समराइज रिटर्न में वो लोग भेज देगा। और कब? क्वार्टरली। ये काम का बात था, यानी ब्रांच को सब कुछ मेंटेन रखना पड़ेगा और समरी वो लोग हेड ऑफिस को भेज देगा। तो अचानक कोई दिन कोई को ब्रांच को भी चेक करना, तो वहां जाए तो वहां सब कुछ मिले डिटेल में। वो ये नहीं बोले हम लोग तो समरी बनाते थे खाली हेड ऑफिस को भेजने के लिए, हम लोग भाई डिटेल कुछ नहीं है, ये नहीं चलेगा। हम जब सम्स करते थे ब्रांच ऑफिस वैसे ही करते हैं, वैसे ही इंफॉर्मेशन दे देते समराइज। वो अपने हेड ऑफिस को समरी, अपने सम्स में समरी मिल रहा है, बट उनके पास तो कोई फाइल, कहीं पे वाउचर, कहीं पे इनवॉइस, कहीं पे डॉक्यूमेंट, डीड सब रखा होगा ना। मतलब उस चैप्टर में हम पढ़े थे कि ब्रांच ऑफिस को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कुछ फॉर्मेट में वो आपने बेटा कंपनी के लिए नहीं पढ़े। हाँ वो कंपनी के लिए। कंपनी के लिए ब्रांचेस को भी कंपलसरी है मेंटेन करना। अलाइनमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर जनरली अप्रैल से मार्च होगा। और अगर मान लो कोई कारण से आपका अप्रैल टू मार्च नहीं है, तो आपको 2 साल का टाइम मिलेगा उसको अप्रैल टू मार्च में मेंटेन करने के लिए। मान लो आप पहले अकाउंट्स अलग वे में मेंटेन कर रहे थे,
जून टू जुलाई, जुलाई टू जून। हाँ जुलाई 1 जुलाई को स्टार्ट होता है, 30 जून को खत्म होता है। बट अब ये नहीं चलेगा, आपको इसको अलाइन करना पड़ेगा, आपको 2 साल का टाइम मिलेगा। कंपनी 1956 में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, लेकिन 2013 में बोल दिया इसको कंपल्सरी कन्वर्ट कर लो। एक्सेप्शन फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। कब? इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज गिवन टू द कंपनी व्हिच आर होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तुम एक होल्डिंग कंपनी हो और तुम्हारा सब्सिडियरी आउटसाइड इंडिया है, या तुम सब्सिडियरी और तुम्हारा होल्डिंग आउटसाइड इंडिया। हाँ तो इंडिया के बाहर जरूरी है क्या हर कंट्री में अप्रैल टू मार्च ही फॉलो होता होगा? तुम्हारे यहाँ आपकी अप्रैल टू मार्च बोला जाता है, हो सकता है वहाँ जनवरी टू दिसंबर बोलते हो। हाँ तो अब तुमको तो उस हिसाब से मेंटेन रखना ही पड़ेगा बुक्स, हाँ तब ठीक है। लेकिन इसके लिए तुमको ट्राइब्यूनल से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब हम जब उसका अकाउंट बनाएंगे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे इंडिया के हिसाब से। जब इंडिया में रिटर्न टैक्स रिटर्न लगाओगे तब तो ऐसे भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ये देखो एक बात मजेदार खेल क्या हो जाता है ना शिवांगी, कंपनीज एक्ट बोल रहा है कंपलसरी कंपलसरी कंपलसरी, हाँ। या तुम चाहो तो वैसे कर लो, तुम चाहो तो वैसे कर लो। इनकम टैक्स बोल रहा है कि नहीं, वो अप्रैल टू मार्च ही होगा। हाँ, तो तुमको घुमा फिरा के लाना तो पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिंपली कंपनी लॉ बोला, हम नहीं बोलेंगे वो बात। कंपनी लॉ बोला अगर तुम्हारा फॉरेन में एसोसिएट होल्डिंग या सब्सिडियरी है तो तुम उसके हिसाब से बुक्स बना सकते हो। बस तुमको एनसीएलटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एनसीएलटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से। हम इसका- सुना है कि सब कंपनी उसका अकाउंट से सेपरेटली बनाते हैं, टैक्स के लिए सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। नहीं, सेपरेट कोई नहीं बनाता बेटा, बस खाली एक नया फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें टैक्स के हिसाब से जैसा डेटा चाहिए। अभी आप पढ़ोगे, जब हम आपको पीजीबीपी पढ़ाएगा ना, एक मिनट होल्ड कर। तो कंपनी लॉ को आप सेटिस्फाई कर लो, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से अप्रूवल ले लो, तब आप मेंटेन कर लो अपने हिसाब से। अब देखो, अभी हम आपको एकदम बिगिनिंग में एक चीज बार बार बोल रहा था ना, अकाउंट्स का मतलब क्या है, अकाउंट्स का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे दे दिया बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो एंड अदर कोई स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी हम नहीं बोला। आपका अगर शेयर इश्यू है ना बाजार में बहुत सारा, तो उसका भी एक स्टेटमेंट बना के देना पड़ता है, किस क्लास ऑफ कैटेगरी का कितना शेयर इशूड है, मतलब उसका भी एक डिटेल होता है। तो बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो हम बोला ही था। स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ इक्विटी है, नया ऐड हुआ। और देखो चौथा पॉइंट भी हम पांचवा पॉइंट में बोल दिया था, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, मतलब भाई नोट्स टू अकाउंट, तो वो तो होना ही चाहिए साथ में। However, the financial statement with respect to OPC, 1% कंपनी अगर आपका, या स्मॉल कंपनी है आपका, या डोरमेंट कंपनी है आपका, या प्राइवेट कंपनी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी वही जो स्टार्टअप है, हर प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है, मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब इनको कैश फ्लो रखने से बात दे दी, एक्सेप्शन दे दी। कैश फ्लो सब नहीं बनाता बेटा, बड़ा कंपनी बनाता है। तो बोला कि अगर आपका ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, तो आपको कैश फ्लो नहीं बनाना, बाकी बैलेंस शीट, पीएल और नोट्स टू अकाउंट्स होना चाहिए। और अगर आपका पार्टनर प्राइवेट कंपनी है लेकिन स्टार्टअप है, तब आपको एक्सेप्शन दिया, लेकिन बाद में फिर आपके लिए प्राइवेट कंपनी के लिए भी कैश फ्लो कंपल्सरी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर प्राइवेट कंपनी को एक्सेप्शन दे दिया, स्टार्टअप है ना, नया चालू की हो, तब आपको बोला जाए ठीक है मत बनो, लेकिन एक टाइम के बाद आपको आरओसी बोलेगा आपका कैश फ्लो दीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड शैल बी एज पर द शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 पार्ट ए हो गया आपका बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट बी हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट, पीएल। इसमें यही ज्ञान दिया और कुछ नहीं है। आपको ये बैलेंस शीट, पीएल, आरओसी को सबमिट करना पड़ता है, देखो यहाँ पे लिख दिया फॉर्म एओसी 3A में। अब आता है सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है? देखो बेटा एक बात समझ लेना, आप अपना बैलेंस शीट पीएल बनाते हो, आपका सब्सिडियरी कंपनी, मान लो आप होल्डिंग हो, शुभांगी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, नीरज लिमिटेड सब्सिडियरी है। तो शुभांगी लिमिटेड अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी और नीरज लिमिटेड अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, सेपरेट। लेकिन शुभांगी लिमिटेड के ऊपर एक और जिम्मेदारी है, एक कंबाइंड बैलेंस शीट पीएल बनाने का, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पीएल बनाने का। हाँ, ये तो कराए थे तुम होल्डिंग पीएल का सम्स कराए थे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, आप होल्डिंग का सम्स कर चुके हो क्या? हाँ, अभी कराए थे तुम। हम कब कराए?
मॉड्यूल 2 में था तो ओ अच्छा सॉरी ठीक है ठीक है तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वो सब। हाँ वैसा तो यानी वो किसका जिम्मेदारी है? होल्डिंग कंपनी का। हाँ होल्डिंग। तो देखो कंसोलिडेटेड सीएफएस बनाने का भी बात किया। ऑल कंपनी इंक्लूडिंग अनलिस्टेड कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी। हर अनलिस्टेड कंपनी को भी बनाना पड़ सकता है। हाँ। प्राइवेट कंपनी को, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को तो बनाना ही है। प्राइवेट और अनलिस्टेड को भी बनाना पड़ सकता है अगर उसका कोई सब्सिडियरी या एसोसिएट है। मतलब सबको ही है, सबको ही बनाना, सबको ही बनाना। लिस्टेड कंपनी को भी तो बनानी है। वो तो बनाना ही होगा। हाँ तो ये सबको बनाना है। ठीक है। इसमें और कुछ काम का बात नहीं है, फालतू बातें तो खाली फॉर्म नंबर देख लेना। AOC 1 में बनाना पड़ता है इसको, मतलब फाइल करना पड़ता है। हाँ। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस अभी ऊपर बात करके आए थे। ये सारा अकाउंट्स का रूल रेगुलेशन ठीक से फॉलो करने का जिम्मेदारी MD, WTD, CFO या कोई अदर पर्सन जिसको बोर्ड ये जिम्मेदारी दी है। हाँ। पेनल्टी का बाद में ऊपर किए वही सेम टू सेम 1 साल तक का जेल या 50,000 से 5 लाख तक का फाइन, या दोनों। रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर। तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट बन के फाइनल होके क्लोज हो गया था, 8 साल नहीं बीता था, खत्म नहीं किए थे बुक्स को। हाँ। लेकिन उस बीच में कोई को लगा ये ईयर में गड़बड़ है पूरा, अच्छा। पूरा दोबारा ओपन करके सब ठीक करो, तब ये ऑर्डर दिया जा सकता है। अच्छा। दिस सेक्शन प्रोवाइड द प्रोविजन रिलेटेड टू रीओपनिंग ऑफ रीकास्टिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। कंपनी शैल नॉट रीओपन। हाँ बोलो। पूरा शुरू से बनाना पड़ेगा। हाँ उस साल का। A company shall not reopen its books of account or shall not recast its finances unless सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी बोले उसको, ठीक। या फिर सेबी बोले क्या छोड़ा है, वाह गुरु। सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, इनकम टैक्स अथॉरिटी बोले, सेबी बोले, या कोई आधे स्टैट्यूटरी बॉडी बोले, या फिर NCLT या कोर्ट बोले। तो बचा कौन? कोई नहीं बचा। मतलब सीधा बात है, गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको अगर बोलता है हाँ। तो आपको रिकास्ट करना पड़ेगा। हाँ। The reopening and recasting of finances permit only for the following reason। अच्छा ऐसा नहीं कि आपको जब तक उठाएगा कोई बोल देगा। क्या क्या रीजन है, देखो यहाँ पे 2 रीजन भी दे दिए। नंबर A, the relevant earlier accounts were prepared in a fraudulent manner। आप पे कोई फ्रॉड का केस आता है, हाँ। तब the affairs of the company were mismanaged during the relevant period, casting a doubt on the reliability of financial statement। आप पूरा मिसमैनेज किए थे, मतलब इन गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जिनका नाम ऊपर बोला गया, हाँ। इनको आपके ऊपर सीरियस डाउट है। मतलब ऐसे नहीं बस जनरली डाउट है तो मुंह उठा के बोल दिया, ऐसे नहीं होगा। सीरियस डाउट होना चाहिए उन लोगों को कि आप पूरा मिसमैनेज किए, हाँ, कि आप पूरा मिसमैनेज किए या फिर आप फ्रॉडलेंट काम किए, तब आपको बोला जाएगा रिकास्ट कर, रिवाइज एंड रिकास्ट। तो ये फिर आपको दोबारा फाइनलाइज करना पड़ेगा। अच्छा 8 साल से पुराना ऑर्डर, 8 साल से पुराना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकास्ट या रिवाइज नहीं करने बोल सकता, क्योंकि वो तो आप हो सकता है ना डिस्ट्रॉय कर दिए। हाँ हाँ। तो वो ठीक है। वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन बोर्ड रिपोर्ट। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड स्टेटमेंट बोला था ना, बोर्ड का भी ये काम है। हाँ। कि वो तभी हम बोले थे बोर्ड रिपोर्ट भी आता है इसमें। द प्रोविजन अलाउज द डायरेक्टर टू प्रिपेयर अ रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिवाइज बोर्ड रिपोर्ट। अच्छा यहाँ पे रिवीजन का बात हो रहा है, मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुके थे या फिर आप बोर्ड रिपोर्ट बना लिए थे, अब उसको रिवाइज करना पड़ रहा है। अच्छा। अगर आपको NCLT बोलता है तो, या सॉरी ये आप खुद करना चाहते हो, हाँ, आप बना लिए थे, अब आप वॉलंटरली करना चाहते हो, अच्छा। तब आपको NCLT से अप्रूवल लेके आना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि आप तो फाइनलाइज कर दिए थे ना अकाउंट्स को। तो ऊपर था अथॉरिटी आपको बोल रहा है करने के लिए, हाँ, और यहाँ पे आप सुओ मोटो या वॉलंटरली जा रहे हो। इसके लिए वर्ड यूज होता है सुओ मोटो। हाँ हाँ। द एप्लीकेशन ऑफ द ट्राइब्यूनल शेल मेड विद इन 2 वीक्स। आप एप्लीकेशन दोगे ट्राइब्यूनल को 2 हफ्ता के अंदर अंदर, जिस दिन आपका बोर्ड में डिसीजन पास हुआ। हाँ। मेजोरिटी डायरेक्टर एंड ऑडिटर सब मिलके बात बोला था, हाँ हम लोग रिवाइज करना चाहते हैं पूरा। अगर गलती हो जाता है तो ये करते हैं, ऑब्वियस बात है, वरना क्यों करेगा। ट्राइब्यूनल शेल गिव नोटिस एंड टेक इनटू अकाउंट रिप्रेजेंटेशन इफ एनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ट्राइब्यूनल आपका इस बात को मेंटेन करेगा कि आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सब जमा कर दिए थे क्या, क्योंकि हो सकता है ना वहां जमा कर दिए कुछ और अब यहाँ रिवाइज करके कंपनी में नया रख लिए। हाँ, तो फायदा क्या। तब तो आप चालू ही नहीं कर रहे हो ना, आप वहां जान के प्रॉफिट कम दिखा के टैक्स कम दिखा दिए, हाँ। और अब यहाँ रिवाइज कर लिए। अच्छा।
और वहाँ डिपार्टमेंट में कुछ चेंज ही नहीं करवाए, ये नहीं चलेगा। A certificate copy of order of the tribunal filed with ROC, जिस दिन आपको ट्राइब्यूनल से ऑर्डर मिलेगा, ROC को बताना पड़ेगा हमको ट्राइब्यूनल से ऑर्डर मिल गया चेंज करने का। 30 दिन के अंदर आप ROC को इन्फॉर्म करोगे और आपको डिटेल रीजन देना पड़ेगा आप क्यों रिवाइज करना चाहते हो। ऐसे नहीं बस मन में आ गया करेंगे, ये नहीं चलेगा। जब ट्राइब्यूनल से अप्रूवल मिल गया तो एक जनरल मीटिंग बुलाओगे शेयर होल्डर का, और उनको भी बताओगे कि हमको ट्राइब्यूनल से ऑर्डर मिल गया, मैं बुक्स अकाउंट चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो आप एक बार कॉपी दे चुके होगे ना बुक्स ऑफ अकाउंट का, हो सकता है AGM बुला के। और ये बात आपको न्यूज़पेपर इंग्लिश और एक वर्नाकुलर मतलब 2 न्यूज़पेपर में छापना पड़ेगा। ठीक है। इन सच जनरल मीटिंग द सेड रिवाइज स्टेटमेंट, ये जो भी रिवीजन होगा वो पूरा बात वहां पे उस जनरल मीटिंग में रखा जाएगा। अच्छा। और फिर आपको अप्रूवल मिल गया जनरल मीटिंग से भी दोबारा, ये बात भी आपको ROC को बताना पड़ेगा। तो यानी एक बात आपको NCLT से अप्रूवल मिल गया, ये भी ROC को बताओ। अच्छा। और आपके शेयर होल्डर भी आपको दोबारा अप्रूवल दे दिए हैं, ये भी ROC को बताओ। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी में कुछ भी होता है ना अचानक, हर बात ROC को बताना पड़ता है, ROC फॉर्म फाइल करके। यहीं पर CS का रोल बढ़ जाता है। सबका फॉर्म नंबर अलग होता है यहाँ, वो ठीक है, वो तो आप ऑनलाइन चेक कर लो, कोई याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन आपका यही रोल बढ़ जाता है CS एज ए कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा। या ROC को कब कब बताना है ये जानकारी आपको होना चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, NFRA बोल के एक अथॉरिटी है जो ये पूरा अकाउंटिंग का फॉर्मेट लॉजिक ये सब के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, थ्रू सेक्शन 132 कंपनीज एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी नेम्ड NFRA with wide power to recommend, enforce and monitor the compliance of accounting and auditing standards। इंडिया में जो भी अकाउंटिंग और ऑडिट का स्टैंडर्ड बनता है ना, वो सब रिकमेंड करना, मॉडिफाई करना, ये सब काम NFRA को दिया है गवर्नमेंट। एक्चुअली में ये सब काम CA इंस्टीट्यूट करता है, ICAI, लेकिन ये NFRA के साथ मिलके करता है। अच्छा, मतलब ये लोग CA के बात ही सुनते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ICAI के पास ज्यादा कॉम्पिटेंट बॉडी है ना इसको बनाने के लिए। क्योंकि वो लोग आदमी ज्यादा नॉलेजेबल है इन सेक्टर्स में। लेकिन गवर्नमेंट भी अपना डिपार्टमेंट बना दिया NFRA बोल के, रिकमेंडेशन, ताकि नजर रखने के लिए। भाई ICAI तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, मतलब इंडिपेंडेंट हम तो कुछ भी कर देंगे फिर, वो नहीं अलाउड है ना। तो वो बोला कि NFRA बोल के एक बोर्ड बना दिया, तुम लोग जो भी करोगे बोर्ड से बात करके करो ना। अच्छा। तो मतलब गवर्नमेंट भी एक तरीके से चेक रख लेगा और इंडिपेंडेंटली काम भी होता रहेगा। तो यही NFRA का काम है। देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट को हाईलाइट किया है, द अथॉरिटी शैल इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट व्हिच मे बी कमिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेंबर एंड फर्म। देखो CA का काम है कंपनी का गलती ढूंढ के निकालना। अब CA लोग ही गलती कर रहे हैं तो इनका काम NFRA नजर रख लेते हैं इनके ऊपर। अच्छा। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट छोड़ के बाद वाला देखो फिर बोल्ड वाला, विथ इंक्रीज डिमांड ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इट मे बी रेफर्ड एज द नेशनल लेवल बिजनेस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। एक NLBRA भी बना हुआ है, नेशनल लेवल बिजनेस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अगर कोई ऐसा बात है जिसपे बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है बिजनेस की तरफ से कि इस बात के ऊपर भी कोई रूल बनना चाहिए, तो वो इस डिपार्टमेंट को बोलेगा, ये डिपार्टमेंट NFRA को बोलेगा। अच्छा। तो ये सब चीजें आपस में मिलजुल के काम करते। NFRA का ऑब्जेक्टिव एक बार आप रीडिंग कर लेना, कुछ है नहीं उसमें। NFRA कैसे बना ये याद करने का दरकार नहीं। NFRA का पेनल्टी एक बार पढ़ लेना। तो NFRA का आपको खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ना है कि NFRA क्यों बनाया गया और NFRA क्या पेनल्टी लगा के रखा। ये स्ट्राइक आउट किया है, ये पहले था कि अपीलेट ट्राइब्यूनल वगैरह में जाने का, वो हटा दिया। अब NFRA देख लेते हैं। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये भी बात आ गया कि NFRA और ICAI का तो काम है ही, लेकिन बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं ये बना लो वो बना लो। ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट और ये जो बोर्ड रिपोर्ट है इस पे सिग्नेचर कौन करेगा। अब आपका कंपनी बैलेंस शीट PL बना दिया, हम कैसे मान लें कि आप ये ठीक है, मतलब है ना, कल को आप बोल नहीं दो कि ये तो कुछ और ही था, चेंज होगा ये वो,
ऐसे नहीं चलेगा, तो किसी का सिग्नेचर होना पड़ेगा ना, विदाउट सिग्नेचर कोई डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता। हाँ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग CFS मतलब कंसोलिडेटेड वाला, होल्डिंग वाला, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड बिफोर साइनिंग बाय चेयरपर्सन एंड बिहाफ ऑफ बोर्ड। चेयरमैन साइन करेगा मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग होगा ना पहले, हाँ। तो चेयरमैन साइन करेगा, बोर्ड उसको अप्रूव करेगा। ओके। उसके बाद उसको उस पे साइन कौन करेगा? देखो, दो बोर्ड और दो डायरेक्टर साइन करेगा, या तो चेयरमैन साइन करेगा। चेयरमैन अगर नहीं है तो दो डायरेक्टर साइन करेगा, जिसमें से एक MD होना चाहिए, ओके। और कंपनी का CEO, CFO या CS साइन करेगा। ठीक है, अगर 1 पर्सन कंपनी है तो एक ही डायरेक्टर साइन करेगा। हाँ। यही सब ज्ञान है, इसमें कुछ ज्यादा बोलने को नहीं है। अब आगे ऑडिटर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ऑडिटर रिपोर्ट भी होगा। पहले बोला था आपको टोटल डॉक्यूमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट, PL, नोट्स, कैश फ्लो, वो इक्विटी वाला स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट का बात तो हो गया ऊपर। अब ऑडिटर भी अपना रिपोर्ट देता है इसके ऊपर। तो देखो, रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंटेनिंग डिटेल ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी शैल बी अटैच्ड टू एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेड बिफोर द कंपनी। तो पहले ये तो बोला कि बोर्ड तो अपना रिपोर्ट दे ही देगा, हाँ। इसके अलावा ऑडिटर भी ये रिपोर्ट देगा कि बोर्ड रिपोर्ट वगैरह सब ठीक है। तो ओके। और पेनल्टी कितना है अगर रिपोर्ट में गलती निकलता है कुछ? 3 years। 50,000 से लेके 25 लाख तक का फाइन कंपनी के ऊपर, ओ अच्छा अच्छा। हाँ। और हर ऑफिसर के ऊपर 3 साल का जेल, 50,000 से 5 लाख तक का फाइन, और दोनों। कंपनी बोर्ड ऑफ रिपोर्ट में क्या क्या बताएगा, ये ज्ञानबाजी है कि रेशियो ऑफ सैलरी कितना है डायरेक्टर का, रेमुनरेशन कितना बढ़ा पिछली बार से डायरेक्टर का, एम्प्लॉइज वगैरह का परसेंटेज कितना बढ़ा सैलरी का, परमानेंट एम्प्लॉय कितना है हमारे यहाँ पे, एवरेज इंक्रीज कितना होता है रेमुनरेशन का, लास्ट 2-3 साल में कितना एवरेजली सैलरी बढ़ा है, की मैनेजरियल पर्सन्स का रेमुनरेशन कितना है, ये सब बातें इसमें मेंशन होती हैं। केएमपी में तो सभी आता है, वो डायरेक्टर भी तो आता है। सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो आपका ये सब डिटेल आपको बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। सैलरी पैकेज क्या है, रेमुनरेशन क्या है, सब डिटेल मेंशन करना पड़ता है। देखो, आजकल ये नया आ गया आपका वेब एड्रेस क्या है, आप कितना साल में नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग किए, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बोल के एक होता है, डायरेक्टर हर चीज का जिम्मेदारी ले रहा है अपने ऊपर, कुछ फ्रॉड वगैरह रिपोर्ट हुआ है तो उसका डिटेल, अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई एक्सप्लेनेशन मांगा या कोई कमेंट पास किया है बुक्स के ऊपर, तो वो भी सेपरेटली मेंशन होना चाहिए। मतलब भाई एक डायरेक्टर ही अलग से ऑब्जर्वेशन दिया था, स्टेट ऑफ द कंपनी अफेयर्स, कंपनी का डे टू डे काम कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल समरी का हाईलाइट्स, इस साल एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट कितना रहा, टैक्स कितना रहा, वो अलग से हाईलाइट भी होता है। मतलब अकाउंट्स में तो है ही वो डिटेल, बोर्ड रिपोर्ट में उसको मेंशन कर देते हैं हाईलाइट करके। मटेरियल चेंजेस फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब अकाउंट्स क्लोज हो रहा था तो उसमें क्या क्या चेंजेस करवाए हम लोग। द डिटेल ऑफ डायरेक्टर हुआ अपॉइंटेड और रिजाइन ड्यूरिंग द ईयर, नया डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुआ, कौन रिजाइन किया, ये सब चीजें भी बोर्ड रिपोर्ट में जाती है। नहीं होने से पेनल्टी का प्रोविजन जो ऊपर पड़े वही। अच्छा, हर मेंबर को हक है कि उसको ऑडिटेड कॉपी मिले बैलेंस शीट PL का। हाँ। ये बात दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है। प्रोवाइडेड, अच्छा, ये हमेशा नोटिस के साथ ही चला जाना चाहिए। जनरल मीटिंग का जब नोटिस दोगे ना उनको, हाँ। उसी के साथ चला जाना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ताकि वो भी स्टडी करके आए। ऐसा नहीं है ना कि मीटिंग में बुलाया उस दिन पकड़ा है, उस दिन पकड़ेगा वो क्या देखेगा, हाँ। और वो मीटिंग में क्या क्वेश्चन करेगा। हाँ, तो 21 दिन पहले जाना चाहिए। अगर कोई कारण से नहीं जा पाया, हाँ। तो 95% मेंबर्स का अप्रूवल मिलना चाहिए जनरल मीटिंग में कि ठीक है चलो आज दे दो, हम लोग देख के बात कर लेते हैं। अच्छा। 95% मेंबर रेडी होंगे तभी। हाँ। मेंबर को, डिवेंचर ट्रस्टी को, इन सबको राइट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिले उनको। हाँ। हर मेंबर को भी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने का हक, ऊपर तो डायरेक्टर को पड़ता है ना इंस्पेक्शन का हक। हाँ। अब मान लो कोई मेंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिला या वो देखा नहीं, जो भी है,
मान लो आजकल तो मेल में आता है ये सब, फिजिकल कॉपी आना बंद हो गया, अब हम मेल खोला ही नहीं और हमको जाके फिजिकली देखना है, तो हम भी ड्यूरिंग बिजनेस आवर जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये सब बुक के सभी शेयर होल्डर को आता है? एकदम, जिन लोगों के पास एक शेयर है उन लोगों हाँ को एकदम। मेरे पास था रिलायंस का एक शेयर एक टाइम में, मेरे को रिलायंस का हर साल बैलेंस शीट आता था। अच्छा। ये सारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट आपको आरओसी में भी फाइल करने पड़ेंगे। हम्म, आरओसी में कितना दिन के अंदर देना है ये लिखना चाहिए था। 30 days। कहाँ लिखा है? थर्ड पैरा में। ये। नहीं ये तो बोला एजीएम है। अच्छा सॉरी, आरओसी में तो होता है। आरओसी में नियम ये बेटा कि आपका एनुअल जनरल मीटिंग हुआ ना, हाँ। उसके 30 दिन के अंदर आपको एजीएम का डिटेल डालना पड़ता है। अच्छा, उसी के साथ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल देते मिनट्स ऑफ द हो। मीटिंग। हाँ, उसी के साथ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल देते हो। अच्छा। अब यहाँ थर्ड पैराग्राफ में जो बात लिखा है वो दूसरा, वो बोलता है अगर कोई कारण से एजीएम नहीं हुआ तो भी जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था अच्छा, उस दिन से 30 दिन के अंदर आरओसी को आपको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। और आप ओपीसी हो तो आपको 180 दिन का टाइम है। ओके। अगर नहीं करते हो तो हर मेंबर के ऊपर पेनल्टी फाइन है। और ये स्टेटमेंट फाइल करने का फॉर्म एओसी 4 है। हाँ, ये एक अच्छा बात है, छोटा सा 2-3 छोटा बात है अकाउंट्स के लिए। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्टिंग एंड स्टॉक रिकॉर्ड। आपको जैसे आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, हाँ। फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल वाले जो कॉस्टिंग चैप्टर पढ़े, वो सारा डिटेल अगर आप मेंटेन करते हो हाँ। तो वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अगर आप वो सब फॉर्मेट में फॉलो करते हो तो। ओके। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताता है किसको मेंटेन करना है और किसको नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक्सबीआरएल, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एक्चुअली में पहले शिवांगी जो फॉर्मेट था ना आरओसी को फाइल करने का, हाँ। वो बहुत सिंपल था। एक एक्सेल था, वो खोलो वहां पे डिटेल भर के अपलोड कर दो। अच्छा। अब एक एक्सबीआरएल फॉर्मेट आ गया, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट है ऑनलाइन फॉर्म की तरह। वहां पे आपको एक एक इंफॉर्मेशन भरना है, टाइप करना है, ओके। और वो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस शीट पीएल वहां बना लेगा। ओके। पहले हमने अटैचमेंट वगैरह कॉपी अपलोड मतलब कर ये दी। एक सॉफ्टवेयर है? हाँ, एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, देखो नाम ही है, इज ए स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू एक्सप्रेस रिपोर्ट ऑफ फाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय कंपनीज। एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जिसमें आप रिपोर्ट या फाइल करते हो। एक्सबीआरएल इज अ डाटा रिच डायलेक्ट ऑफ एक्सबीआरएल, एक्सएमएल सॉरी, ये एक्सएमएल फॉर्मेट में काम करता है। आपका जैसे HTML होता है, हाँ। PDF होता है, वैसे XML फॉर्मेट भी होता है ना, ये उस फॉर्मेट में काम करता है। अच्छा। इसका बेनिफिट और ये सब ज्ञान दिए है तो कि इसका बेनिफिट है कि ऑटोमेटिशन सारा कैलकुलेशन वर्क ऑटोमेटिक हो जाता है वहां पे। अच्छा। आप खाली बैलेंस शीट पीएल का डेटा डाल दो, वो बाकी सब कुछ ठीक कैलकुलेट करके बना लेते ये हैं। हम खुद चेक कर सकते हैं ऑनलाइन? मतलब हमको अभी देखना है ये क्या है, तो हम कर सकते हैं? फाइलिंग करने का नहीं, आरओसी के लिए आपको कंपनी का लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिएगा। ओ अच्छा। नहीं करोगे, सबको नहीं होगा? नहीं, किसी भी जगह जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे ना, जब सीएस का हाँ। मतलब ट्रेनिंग करने, हाँ। वहां पे आपसे भरवाया जाएगा इसे। अच्छा। इसीलिए तो बोलते हैं वो जो 15 महीने का ट्रेनिंग है वो किसी सीएस के अंडर करना चाहिए प्रॉपर्ली। हाँ, वो तो लिख के दिया है कि प्रैक्टिस सीएस का अंडर ही करना है। हाँ, वो हम आपको अरेंज कर देगा, बट वो करना चाहिए। वो करने से क्या फायदा होता है ना, आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनता है, ये एसबीआरएल क्या होता है, आरओसी का फॉर्म फाइलिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सब आपको एक जगह पूरा सीखने मिल जाता है। अब आता है किसके लिए मैंडेटरी है कि एसबीआरएल फॉर्मेट में मेंटेन करना ही पड़ेगा। हाँ। तो बोला एवरी इंडियन लिस्टेड कंपनी एंड देयर इंडियन सब्सिडीज। लिस्टेड कंपनी और उसका सब्सिडरी को तो करना ही है। एवरी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 5 करोड़ और मोर। अगर लिस्टेड नहीं है लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा का पेड अप कैपिटल है या 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, हाँ। तब भी एसबीआरएल फॉर्मेट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें यही है काम का बात है। अब आते हैं ऑडिटर के पार्ट को।
तो देखो ऑडिटर का कहानी क्या है, यहाँ पे अपने जनरली पढ़ेंगे ऑडिटर कौन बन सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ। तो पहला बात तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए। अब ये प्रैक्टिसिंग सीए और सीए में क्या फर्क है, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है बट हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिसिंग सीए नहीं है, हम अपना फर्म में होना चाहिए। हम अपना खुद का फर्म खोल के बैठे हैं, अच्छा। तब हम प्रैक्टिसिंग सीए। ओके। तो हमको प्रैक्टिसिंग सीए होना पड़ेगा, तभी हम किसी कंपनी का ऑडिटर बन सकते हैं। तो स्टार्टिंग में फालतू का ज्ञान है उनको ऐसे मूव करते हैं, ओनली ए सीए और अ फर्म, वही लोग क्वालिफाइड ऑडिटर बनने के लिए। डिस्क्वालिफाइड कौन है, आप सीए का कंपनी नहीं बना सकते। अच्छा, फर्म होगा, फर्म होना चाहिए। वो फर्म कौन से एक्ट के अंडर वो रजिस्टर्ड होता है? नहीं, वो तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही रजिस्टर्ड होगा बेटा। अगर आपका इंडिविजुअल है, मतलब सीए फर्म, अगर आपका पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर होगा, और आपका इंडिविजुअल है तो सोल प्रोप्राइटर की तरह काम करेगा। कंपनी नहीं हो सकता है? नहीं, कंपनी नहीं हो सकता। अच्छा। कंपनी, एचयूएफ ये सब नहीं हो सकता। एलएलपी हो सकता है। अच्छा। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर हम आपकी कंपनी में ऑफिसर या एम्प्लॉय है, हाँ। हम शुभांगी लिमिटेड में जॉब करते हैं, हम चार्टेड है, मगर हमका ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आपके यहाँ पे एक चार्टेड अकाउंटेंट एम्प्लॉय है, उसका खुद का एक चार्टेड फर्म भी है, हाँ। वो तो आपका ऑडिटर बन ही नहीं सकता। हाँ। प्लस उसके चार्टेड फर्म में जो उसके पार्टनर हैं वो भी आपके ऑडिटर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका इंटरेस्टेड पार्टी आ गया ना उसमें। हाँ। या फिर कोई पर्सन विद पार्टनर और रिलेटिव ऑफ, कोई आदमी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा पोस्ट पे है, वो सब जगह नहीं सॉरी नहीं यहाँ बोला इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी। अच्छा हाँ सॉरी, अगर कोई पार्टनर या रिलेटिव आपका शेयर होल्ड करता है, अच्छा, या आपकी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड करता है, या आपकी सब्सिडियरी कंपनी में, एससी का मतलब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है, अच्छा, या फिर आपका एसोसिएट कंपनी में शेयर होल्ड करता है मोर देन 1000 रुपीज, तो आपका ऑडिटर नहीं बन सकता। मतलब वो इम्पार्शियल होना चाहिए। हाँ, अगर वो आपके आपकी कंपनी से, होल्डिंग कंपनी से, सब्सिडियरी कंपनी से, एसोसिएट कंपनी से कोई इंडेप्टेड है, मतलब उधार लेके रखा है, हाँ, तब भी वो आपका ऑडिटर नहीं बन सकता। या फिर आपका होल्डिंग कंपनी, आपका सब्सिडियरी कंपनी, आपका एसोसिएट कंपनी मेरे को लोन नहीं दिया बट मेरे लोन के लिए गारंटी दी है। अच्छा। मान लो हम शुभांगी लिमिटेड से लोन नहीं लिया, हम तो लोन लिया जयदीप से, बट शुभांगी लिमिटेड वहां पे गारंटी दे के रखा है जयदीप को कि अगर नीरज नहीं चुका पाए तो हम चुका देंगे। अच्छा। तो फिर नीरज आपके कंपनी में शुभांगी लिमिटेड में ऑडिटर नहीं बनता। यही था इसमें तो मेन काम का बात। एक आदमी कितने कंपनी में ऑडिटर बन सकता है, इसमें पॉइंट नंबर जी बहुत काम कर। अ पर्सन विद इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, हाँ कोई आदमी कहीं फुल टाइम नौकरी कर रहा है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। अच्छा। ठीक है, और 20 से ज्यादा कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। हाँ। ठीक है, लेकिन इसमें आगे जाके क्राइटेरिया आएगा, 20 पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट, इसमें कहानी आएगा। अच्छा। अब यहाँ पे ज्ञान दिया अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होगा। जनरल मीटिंग में ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी जो होगा वो लोग ये डिसाइड करेगा कि किसको ऑडिटर बनाना है। फिर वो लोग है ना इसका जनरल मीटिंग में इसका रखेगा एजीएम में, वहाँ पे शेयर होल्डर वोट करेंगे कि इसको बनाना कि नहीं बनाना, मतलब अल्टीमेटली डिसीजन शेयर होल्डर का होगा। हाँ। तो देखो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, पहले फर्स्ट ऑडिटर का कहानी है, फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में क्या अपॉइंट करता है, सीए एंड एजी। अच्छा। ये क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, ये हम पढ़े थे। हाँ, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट बैंक का ऑडिट, स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट वही लोग करते हैं। अच्छा। तो वो लोग करते हैं। तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी अगर कोई और कंपनी है तो वहाँ फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद, विद इन 30 days ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रेशन। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाता है हाँ, तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर 90 दिन के अंदर करते हैं, ठीक है। और वो आदमी
नेक्स्ट एजीएम तक होल्ड करेगा। हर एजीएम में ये डिसाइड होगा फाइनली कि वही आदमी ऑडिटर के रूप में रह सकता है या कोई नया अपॉइंट होगा। तो मतलब हर एजीएम में ये डिसीजन पास होगा। सेम तो रख सकते हो, लेकिन डिसीजन फिर भी पास करवाना पड़ेगा। अच्छा। और उसके अगेंस्ट में आ गया तो फिर नया को रखने का डिसीजन पास होगा। तो पहला ऑडिटर जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में अपॉइंट कर लेते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन से, और अगर नहीं होता है तो 90 दिन में जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर अप्रूव करेगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर हमेशा जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर करेगा। इट इज नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी बिफोर मेकिंग एन अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजीएम ऑफ एन ऑडिटर, तो उसको सब्सिक्वेंट मीटिंग में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आदमी को लोग अपॉइंट करेगा जिसको हम लोग ऑडिटर के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग वोट करो, जो पुराना है उसी को कंटिन्यू करे कि नया रखे। ठीक है। ये बात आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर। देखो हर जगह 30 दिन है, यहाँ 15 है। ये क्या लिखा है? अच्छा, एक आदमी कितना साल तक ऑडिटर रह सकता है आपके यहाँ? अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो लेकिन जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आप कोई प्राइवेट कंपनी हो जिसका शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आप कोई ऐसा कंपनी हो जिसका बोरोइंग लिया हुआ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक डिपॉजिट से 50 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इनको ठीक से याद करना। Shall not appoint or reappoint an individual as order more than one term of 5 consecutive years। मतलब एक बार में 5 साल से ऊपर की अपॉइंट नहीं कर सकते। अच्छा। और 2 टर्म से ज्यादा तो रख भी नहीं सकते। मतलब हाईएस्ट 10 साल रह पाएगा एक आदमी आपके यहाँ, उसको वापस ये अपॉइंट भी नहीं कर पाओगे आप। मतलब एक आदमी का आप ऑडिटर अपॉइंट कर दिया 5 साल के लिए, एक बार में चलेगा। अच्छा। आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो फिर 5 साल के लिए। हाँ। लेकिन उसके बाद उसको रीअपॉइंट भी नहीं कर पाओगे। अच्छा। लेकिन एक बार में 10 साल के लिए भी रीअपॉइंट नहीं कर सकते। 5 साल का टर्म, फिर सेकंड टर्म, और उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद अपॉइंट नहीं कर पाओगे। हाँ, फिर वो वापस बन सकता है क्या कभी भी जिंदगी में? हाँ, फिर 5 साल तक हम आपके ऑडिटर नहीं रह पाएंगे। अच्छा। फिर दोबारा आप हमको ला सकते। गवर्नमेंट कंपनी में हम आपको पहले बोल दिया था सीए एंड एजी अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंट बाय कैग विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर वो नहीं कर पाता नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। अगर वो भी नहीं कर पाता है तो शेयर होल्डर नेक्स्ट 60 डेज में अपॉइंट कर देगा। मतलब पहला पावर कैग को दिया कि 60 दिन में ऑडिटर अपॉइंट कर लो, कैग नहीं कर पाया तो उस गवर्नमेंट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर मिला 30 दिन में अपॉइंट करने का। अच्छा। वो लोग भी नहीं कर पाया तो फिर शेयर होल्डर को 60 दिन का टाइम मिला नया ऑडिटर अपॉइंट करने। 60-30-60 होगा। हाँ, और अगर ये तो फर्स्ट ऑडिटर का बात था। हाँ। अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो दोनों में से कैग ही अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज। एक आदमी रीअपॉइंट हो पाएगा ऑडिटर के रूप में? बिल्कुल हो पाएगा, 5 साल वाला टर्म। लेकिन वो वापस क्वालिफाइड रहना चाहिए रीअपॉइंट के लिए, उसका अनविलिंगनेस नहीं होना चाहिए, या फिर शेयर होल्डर बोल जाएगा नहीं इसको अपॉइंट नहीं करना है, तब फिर नहीं हो सकता। मतलब वो खुद मना कर दिया तब नहीं हो सकता, शेयर होल्डर मना कर दिया उसको रखने से तो नहीं हो सकता, या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गया कोई कारण से। हाँ, कैजुअल वैकेंसी, ऑडिटर बीच में मर गया, खुद रिजाइन कर दिया। देखो खुद रिजाइन करेगा तो फिर वही कहानी है, कोई चोरी चकारी का बात तो मतलब। ऑडिटर को कोई गलती बात मिला, कंपनी वो बात रिपोर्ट करने से मना करवा दिया, ऑडिटर बोला तब हम काम नहीं कर सकते। हाँ। तब तो फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन से नहीं होगा। ओ नहीं ठीक है, यहाँ पे वो कहानी नहीं है, सॉरी यहाँ पे स्टोरी नहीं है। तो डायरेक्ट स्टोरी अगर ऑडिटर नहीं यहाँ पे बोला अगर कैजुअल वैकेंसी है, हाँ वही कहानी है, ठीक है वही तो कहानी है जो बोल रहा था। अगर कैजुअल वैकेंसी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल कर लेगा,
लेकिन अगर रेजिग्नेशन के कारण कैजुअल वैकेंसी, एक मिनट रुको, स्कूल से कॉल है। हाँ शुभंगी, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ कैजुअल वैकेंसी का बात हो गया। अच्छा, अगर वो रेजिग्नेशन करके जाता है हाँ तो विद इन 3 मंथ उसको अप्रूवल, आपको बोर्ड उनको रिकमेंड कर देगा, लेकिन 3 मंथ के अंदर अंदर आपको जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेके आना पड़ेगा नया लाने के लिए। कैजुअल वैकेंसी से कोई गया, अगर नॉर्मली गया तो कंपनी अपॉइंट करेगा उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा नया। हाँ लेकिन अगर रेजिग्नेशन करके गए तो एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग उसको रिकमेंडेशन से भर लेगा, लेकिन 3 महीने के अंदर जनरल मीटिंग में अप्रूवल चाहिए। ओके। अगर गवर्नमेंट में कैजुअल वैकेंसी हो तो कैग अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज, और कैग नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट 30 डेज में। जनरली आप अगर रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं तब तो ठीक है। अगर आप कंपनी रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर रहे, किसी और को करना चाह रहे हैं, तो कंपनी 14 क्लियर डेज का नोटिस देगा। A special notice of minimum 14 clear days is required for appointment of an auditor as a person other than the retiring auditor. However, special notice is not required if the retiring auditor company complete a term of 5 or 10 years in the case में भी। अगर नॉर्मली उसका 5 साल या 10 साल हो गए तब तो ऐसे भी आपको नया ही रखना, हाँ तब तो वो कहानी खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लो 1 साल 2 साल हुआ और आप नया रखना चाहते हो तो आपको शेयर होल्डर को 14 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ेगा, उस ऑडिटर को भी नोटिस देना पड़ेगा, वो आके अपना बात रखेगा मीटिंग में, मतलब उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा कि हम तुमको नहीं रख रहे, किसी और को क्यों रख रहे हैं। और कंपनी इस बात का न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टीजमेंट भी दे देगा और आरओसी को इन्फॉर्म कर देगा विद इन 15 डेज। अगर मान लो शेयर होल्डर, अगर मान लो ऑडिटर को तुम गलत तरीके से निकाल रहे हैं तो वो एनसीएलटी भी जा सकता है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म को तुम अपने यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट करते हो, उस पार्टनरशिप फर्म, हाँ फर्म को, उस फर्म में 3-4 पार्टनर हो सकते हैं, हाँ तीनों चारों चार्टेड है, हाँ तो तुम एक ही पार्टनर को लगातार लंबा पीरियड के ऑडिटर नहीं रख सकते, अच्छा तब तुमको रोटेट करना पड़ेगा। ओके। मतलब जैसे एक को रखे, अगला साल उसमें दूसरा पार्टनर को रख लिए, ठीक है, और कितना गैप होगा ये आप लोग का मेंबर डिसाइड कर ले, शेयर होल्डर। ऑडिटर का रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर लोग डिसाइड करेगा जनरल मीटिंग में। हाँ रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, खुद रिजाइन करके जा रहा है, जा सकते हैं, इस बात का इन्फॉर्मेशन एडिटी 3 में आरओसी को इन्फॉर्म होना चाहिए। 30 डेज। हाँ 30 डेज, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो 30 डेज में, अदर भी है तो 30 डेज में ही है, ठीक ही है। हाँ एनसीएलटी भी चाहे तो किसी को ऑडिटर हटा सकता है या रख सकते हैं, अगर एनसीएलटी खुद चाहे तो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को बोले तो, या फिर कोई एप्लीकेशन आए शेयर होल्डर की तरफ से, तभी भी एनसीएलटी ये डिसीजन पास कर सकता है। इसमें वही सब बात है और कुछ नहीं है। ये फालतू टॉपिक है, राइट्स ऑफ एन ऑडिटर। हम आपका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, हम आपसे इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, जनरल मीटिंग में मेरे को भी अटेंड करने का हक है, जनरल मीटिंग में मेरे को मेरा बात रखने दिया जाएगा, हम कोई भी ब्रांच ऑफिस विजिट कर सकते हैं आपका, और हम आपसे अपना रेम्यूनरेशन मांग सकते हैं। हम आपका सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी का भी बुक्स को चेक कर सकता है। मेरा ड्यूटीज क्या बनेगा, हम ऑडिट रिपोर्ट बना के देंगे आपको, हम ऑडिट रिपोर्ट में सारा बात ठीक से डिस्क्लोज करेंगे। अगर हमको ऑडिटर रिपोर्ट से हटाया जा रहा है या हम हट रहे हैं तो कोई उसका रीजन देना पड़ेगा, या फिर हम रिपोर्ट में कोई ऐसा बात रख रहे हैं जो आपकी कंपनी के अगेंस्ट में है तो हमको उसका प्रूफ के साथ रखना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट में हमको सिग्नेचर करना पड़ेगा, और जितना भी ऑडिट कमेटी का मीटिंग होगा डायरेक्टर लोग का, उसमें ऑडिटर भी आप अटेंड करेगा उस मीटिंग में। ब्रांच का ऑडिट वैसे ही होता है जैसे कंपनी का होता है। जनरली कंपनी सेम ऑडिटर में ब्रांच ऑडिटर भी रख देते हैं, बट ये भी अलाउड है कि आप ब्रांच का अलग भी ऑडिटर रख सकते हो, लेकिन फिर वो मेन ऑडिटर को अपना फाइनल अपना रिपोर्ट दे। लेकिन ब्रांच ऑडिटर भी कंपलसरी नहीं है कि मेन ऑडिटर जो बोलेगा वो बात को फाइनली मानेगा, उसको अगर अलग लगता है तो अपनी रिपोर्ट में अलग बात लिख सकता है। हाँ, ऑडिटर नॉट टू डू सर्टेन सर्विस, एज एन ऑडिटर हम क्या क्या नहीं कर सकते। हम आपका बुक कीपिंग, हम आपका अकाउंट बनाने का काम नहीं कर सकते जो सबसे ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन नियम यही कहा हम आपका अकाउंट बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ चेक करेंगे। चेक करें।
हम आपका इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर हम आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, तो आपके कंपनी में ना 2 टाइप का ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। हाँ, वो ऑडिट कमेटी से आप बोले। नहीं, इंटरनल ऑडिटर भी अलग से होता है। अच्छा अच्छा। लेकिन हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है हम आपका, तो हम आपका इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता। अच्छा। हम आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कोई फॉर्मेट या डिजाइन बना के नहीं दे सकते। हम आपका एक्चुअल नहीं हो सकता। एक्चुअल का काम क्या होता है, कोई एसेट वगैरह का वैल्यू डिटरमाइन करके देने का, अच्छा। हम वो नहीं कर सकता। हम आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना चाहिए उसका एडवाइजरी नहीं बन सकता। हम आपका बैंकिंग सर्विस का इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं बन सकता। हम आपको फाइनेंशियल सर्विस का आउटसोर्सिंग काम करके नहीं दे सकता। ये सब काम हम एज मैनेजिंग, हम आपका मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और कोई ऐसा सर्विस जो सीए में मना किया हुआ है, सीए इंस्टीट्यूट का गाइडलाइन में, वो भी हम आपको नहीं करके दे सकते। सिटिंग, साइनिंग एंड रीडिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मेरे को ऑडिट रिपोर्ट साइन भी करना पड़ेगा और आपका जनरल मीटिंग में हम ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के भी सुनाएंगे। कॉस्ट ऑडिट अलग से होता है। वही हो गया आपका, अगर फैक्ट्री वगैरह है तो आपका कॉस्ट ऑडिट भी होता है। ये सीएमए करता है। हाँ, ये सीएमए करता है जनरली। अच्छा। जनरली ये सीएमए ही कहता है, आप बात ठीक बोले। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताता है किन लोगों के लिए कंपलसरी है। हाँ। सबके लिए कंपलसरी नहीं है कॉस्ट ऑडिट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देते हैं किस क्लास ऑफ कंपनीज को सीए में रिकॉर्ड रखना और किसका ऑडिट होना। अब आते हैं इंटरनल ऑडिट, जो आप बोले थे। देखो, हर कंपनी को इंटरनल ऑडिटर रखना कंपलसरी नहीं है। 5 मिनट में क्लास खत्म करेगा, शुरू स्कूल का क्लास चालू होने वाला है। तो हम यहाँ पे बोले इंटरनल ऑडिटर हर कंपनी को रखना कंपलसरी नहीं है। हर लिस्टेड कंपनी के पास इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए। अगर आपका अनलिस्टेड कंपनी है और आपका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, या टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है, या लॉन्ग बोरोइंग 100 करोड़ से ज्यादा है, या आपका आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट 25 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको इंटरनल ऑडिटर कंपलसरी है। एवरी प्राइवेट कंपनी, अगर उसका प्राइवेट कंपनी और टर्नओवर 200, देखो प्राइवेट कंपनी के लिए सारा नियम नहीं है। प्राइवेट कंपनी के लिए खाली दो ही नियम है, टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है, लॉन्ग 100 करोड़ से ज्यादा। तो आपको 6 महीना, जैसे आप ये लिमिट क्रॉस करोगे 6 महीने के अंदर अंदर आपको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा। वो आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होगा, सॉरी, लेकिन वो आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकता है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। तो इनमें से किसी से भी आप ऑडिट करवा लो। अगर नहीं करवाते हो तो उसका फाइन पेनल्टी बताया हुआ है। आई थिंक खत्म।